शांति बुआ के एविल प्लान को सुनकर माया आश्चर्य से बोली, क्या प्लान है दीदी आपका? सच में आपके दिमाग की दाग देनी पड़ेगी। फिर बोली, दीदी ये तो ठीक है कि मृत्युंजय के सीक्रेट जोन में आद्या ही जाएगी और वो ही धोखे से मृत्युंजय के साइन लेगी, लेकिन ये समझ नहीं आया दीदी कि आगे वो लड़की उस दिलीप की धमकियों से नहीं डरी तो। शांति बुआ रहस्यों हंसी के साथ हंसकर बोली, हमारे पास बहुत बढ़िया चीज है, एक ऐसा हुक्म का इक्का जिससे आद्या खुद जय के खिलाफ जाएगी मजबूरी बस, और वो सब करेगी जो उसको हम करने को कहेंगे। माया जी और शांति बुआ दोनों अपने एविल प्लान पे खुश हो रही थी। बाकी लोग शादी की तैयारियों में बिजी हो गए थे। आद्या शांति बुआ की बातों से आहत होकर अपने रूम की ओर जा रही थी। सामने से मृत्युंजय भी आ रहा था। उसने देखा आद्या अपने आप में ही गुम होकर जा रही है। जय को थोड़ा डाउट हुआ, वो उसके पीछे आया और जब तक आद्या उनके रूम के गेट तक पहुंच गई थी, जय ने उसे आवाज दी पर आद्या ने कोई जवाब नहीं दिया तो मृत्युंजय ने उसे जाकर कंधे से पकड़ा और बोला, कहा ध्यान है कब से आवाज दे रहा हूँ, सुन क्यों नहीं रही और कोई रिस्पांस क्यों नहीं किया? क्या कुछ हुआ है? मृत्युंजय के चिंता से युक्त होकर कहा। आद्या थोड़ा चेतना में आकर बोली, अरे जय तुम। कुछ नहीं, वो मैं बस। आद्या इतना ही बोल पाई कि पीछे से कनक और मुदिता आए और बोली, भाभी कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, आप बार बार क्यों भैया से झूठ बोल देती हो? उस नमन के सच को छुपाया तब भी झूठ बोला और आज इतना सुनने के बाद चुप हो और भैया के पूछने पे फिर झूठ बोलने जा रही थी। कनक की आवाज पे जय ने पीछे मुड़कर कर देखा और बोल, क्या हुआ? और ये क्या झूठ बोलने वाली थी? कनक आगे आए और जय के आगे आकर बोली, भैया हमारी भाभी को न महान बनने का शौक है, लोग उनको कुछ भी कह जाए फिर भी वो कुछ नहीं बोलती क्योंकि उनको सुनना ज्यादा पसंद है और उसके बाद झूठ बोलना। कनक की बात पे जय गुस्से में बोला, अब तू मुझे साफ साफ बताएगी हुआ क्या है? और ये आद्या फिर से क्या झूठ बोलने वाली थी? कनक ने सुबह जो हुआ और शांति बुआ ने जो कहा वो सब जय को बता दिया, जिसको सुनकर मृत्युंजय गुस्से से भभक उठा और आंखें लाल करके बोला, बुआ जी कभी नहीं सुधार सकती, आखिर उनको हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूँ। मृत्युंजय ऐसा बोलकर वैसे जाने को हुआ कि आद्या ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, नहीं जय प्लीज, और ऐसा कह के उसने जय का है पकड़ लिया। जय ने गुस्से में आद्या को देख और अपना अपना है छुड़ा कर वह से जाने लगा। तभी आद्या घबरा कर जल्दी बोली, जय तुमको मेरी कसम अगर ये से गए तो। मृत्युंजय के कदम वही रुक गए। वो हद गुस्से से आद्या को देखकर बोला, तुमको आदत हो गई है न गधा मजदूरी करने का? पहले मेरा टॉर्चर झेला, उसके बाद अब बाकी लोगों का झेलो, पर अपने लिए न तो स्टेप लेना और न ही किसी को लेने देना। जय की बात सुनकर आद्या बहुत ही आराम से बोली, मैं मानती हूँ जय बुआ ने जो बोला वह गलत है, लेकिन अभी घर का माहौल ऐसा नहीं है, घर में शादी है। मैं चाहती हूँ कि मुदिता की शादी अच्छे से हो जाए अब और कोई तमाशा ना हो, इसलिए प्लीज तुम आज चुप रहो और अगर कल से कोई भी बात हुई तो मैं पक्का किसी बात पर चुप नहीं रहूंगी। मैं अपना डिफेंस जरूर करूंगी, पर प्लीज आज तुम मुदिता की शादी के लिए चुप रहो। मृत्युंजय को आद्या ने में बहुत ही आराम से समझाए। मृत्युंजय अपना गुस्सा पीकर रह गया और आद्या को गुस्से में धक्का देकर अंदर चला गया। वहीं पास में खड़ी हुई मुदिता और कनक दोनों बोली, भाभी बहुत हो गया, चुप होना बहुत सह लिया आपने, सबका अत्याचार और सबका आपके ऊपर इल्जाम लगाना सब बहुत। अब और नहीं मेरी शादी हो जाए उसके बाद, यह नहीं कि आप अब उसके बाद भी झेलती रहो। और शांति बुआ उनको तो अब इस घर में भी रखने का मन नहीं करता। कनक मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन मेरे जाने के बाद तू भाभी का ध्यान रखना, देखी नहीं है शांति हुआ कब क्या कांड कर बैठे, पता नहीं उन्होंने क्या प्रॉब्लम है भाभी से। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप भाभी और तुम सब लोग अच्छे रहे, और मैं जब भी यहाँ आया करो तो घर में एक अच्छा माहौल हो, ना कि शांति हुआ की वजह से कोई प्रॉब्लम। कनक हंसकर बोली, तू चिंता मत कर, मैं भाभी का अच्छे से ध्यान रखूंगी
और तू भी बीच में आती रहना। कनक और मुदिता का आपस में बात कर रही थी, तभी मुदिता बोली, अच्छा भाभी आप भी जाइए, भैया का गुस्सा शांत कीजिए वरना वह मेरी शादी को भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। वह बहुत मुस्कुराकर बोली। तो आद्या कुछ न बोली अंदर चली गई। आद्या रूम के अंदर आई तो देखा मृत्युंजय किसी सामान को ढूंढ रहा था। आद्या मृत्युंजय के पास आई और आराम से बोले, जय मैं समझती हूँ तुम मुझसे गुस्सा हो, लेकिन प्लीज समझने की कोशिश करो। शादी के माहौल में ऐसा कुछ नहीं कर सकते जैसे फिर से कोई प्रॉब्लम हो। वैसे भी मुझे कल शाम भाभी ने फ़ोन करके बोला था कि आप ध्यान रखो कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे भी शादी के माहौल में बहुत कुछ ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए था। मैं सिर्फ मुद्दा के लिए चुप हूँ, बाकी बाद मगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं खुद अपने लिए स्टेप लूँगी। पर प्लीज़ अभी तुम शादी क्या सोच करके ये सब भूलो और शादी पर ध्यान लगाओ। मृत्युंजय ने आद्या को तिरछी नजर से देखा और वहां से बिना कुछ बोल निकल गया। आद्या दुखी होकर बोली, जय सॉरी पर मैं अभी और माहौल नहीं बिगड़ सकती। सभी लोग शादी की तैयारी में लगे हुए थे। धीरे धीरे करके समय निकल रहा था। शाम का समय हो गया था। आद और मुदिता, कनक, बाकी सभी लोग साथ में थे। अब दूसरी तरफ सजल के घर वाले भी बारात को लेकर के अपने घर से निकल आए थे। घर में शादी होनी थी क्योंकि मुदिता चाहती थी कि उसकी विदाई उसके घर से और ना कि किसी होटल से, इसलिए घर को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था। सारे मेहमानों को अटेंड करने के लिए सारे लोग अच्छे से सबको देख रहे थे। अब समय बढ़ने लगा और धीरे धीरे करके मेहमान आने लगे। दूसरी तरफ मुदिता भी रूम में तैयार हो रही थी। बारात दरवाजे पर आ चुकी थी। सभी घर वाले बारात का स्वागत करने के लिए आ गए थे। बारात में सभी लोग बहुत अच्छे लग रहे थे। आद्या के घर वाले भी आ गए थे, वह भी मृत्युंजय के घर वालों की मदद कर रहे थे काम करने में। और अर्पिता दीदी, सुनील जीजाजी भी आ चुके थे, वह भी अपने बच्चों के साथ आ गए थे। घर में सब लोग आ चुके थे। मेहमानों से पूरा घर भर चुका था। चारों तरफ जगमग जगमग करती लाइट जल रही थी। आज मदित को धीरे धीरे करके आभास होने लगा कि अब ये घर पर कुछ पल के लिए उसका है। विदाई होने के बाद वह इस घर को छोड़कर चली जाएगी। मुदिता तैयार होते होते अंदर अंदर बहुत भावुक हो रही थी। दूसरी तरफ बारात को अच्छे से अटेंड करके धीरे धीरे करके सारे बारातियों को अंदर लाया गया। बारात अंदर आ चुकी थी। सभी बारातियों का बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया गया था। सजल को खुद मृत्युंजय ने अटेंड किया और उसका तिलक करे कि अपना हाथ देकर उसको हाथ पकड़ करके खुद मृत्युंजय उसको स्टेज तक लेकर गया था। सजल आज बहुत ही अच्छा लग रहा था। लाल कलर के सेहरा में गोल्डन कलर की शेरवानी के साथ रेड कलर का स्टॉल गले में डाला हुआ था। सजल सच में बहुत प्यारा लग रहा था। सजल का छोटा भाई और बहन भी उसके साथ बैठे हुए थे। सजल की पूरी फैमिली घूम रही थी। सब लोग अब बारात को देखने के बाद समय को देखते देखते बोले, अब दुल्हन को बुलाना चाहिए था। मृत्युंजय सबके साथ बैठा था। तभी दादू दादी ने बोला, बेटा समय बढ़ रहा है, वरमाला के लिए समय निकाला जा रहा है। पंडित जी ने शादी का मुहूर्त फिक्स 11 बजे का बताया, तो हमें 11 बजे से पहले पहले बरवाला का प्रोग्राम खत्म करना होगा। तुम आद्या को बोलो वह मुदिता को लेकर आए बाकी सभी लड़कियों के साथ। मृत्युंजय बेशक आद्या से नाराज था, लेकिन अपनी बहन की शादी में कोई कमी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने आद्या को फोन करके बोला, जल्दी से मुदिता को लेकर आओ उसे सारी लड़कियों के साथ। आद्या हाँ बोली और वह मुदित को देख करके बोली, चलिए दुल्हन रानी आपका बुलावा आ गया है, आपके दूल्हे राजा स्टेज पर आ चुके हैं। आद्या के बोलते ही मुदिता थोड़ा शर्मा गई। दूसरी तरफ सोनम भाभी, अर्पिता और कनक और सभी लड़कियां जो आद्या के साथ बैठी हुई थी वह एक एक करके उठने को और वह रूम से बाहर जाने लगी। आद्या भी मुदित के पास गई और बोली, तुम लोग चलिए मैं थोड़ा सा अपने कपड़ों को ठीक करके आती हूँ। मुदिता बोली, भाभी मुझे तैयार करने के चक्कर में आप खुद अपने कपड़ों को ठीक नहीं पहन पाई हो, आप जाए अच्छे से तैयार होकर आना, वरना तो इस बात पर भी भैया आपसे नाराज हो जाएंगे। आद्या मुस्कुराए और बोली, चिंता मत करो, तुम्हारे भाई को मनाना आता है मुझे। आद्या मुदिता के साथ थोड़ी देर बैठी, फिर मुदिता अपने
रूम में आई और अपने रूम में आकर के अपने अलमारी से बहुत ही प्यारा मल्टी कलर का लहंगा निकला और उसको पहन लिया। उसे पता था कि मृत्युंजय ने इसी से मिलता जुलता शेरवानी पहन है, इसलिए उसने अपने मल्टी कलर के लहंगे को निकाला और उसे अच्छे से पा लिया। जल्दी उसने तैयार होकर के अपने लहंगे को पहन के राठौर परिवार की बहू का रूप ले लिया था। आध्या ने हल्का सा सिर पर दुपट्टा लगा था, दादी के कहने के हिसाब से तैयार हुई थी। हल्का दुपट्टा रख, गले में रानी हार, कमर में पतली सी कमरबंद, हाथों में भारी चूड़ियां, माथे पर छोटी सी बिंदी। आध्या आज बहुत प्यारी लग रही थी, कोई भी उसको एक बार देख ले तो उस नजर ना हटे। आध्या तैयार होकर के वापस एक मुदिता के रूम में आई। मुदिता देखकर को बोली, चलिए। आद्या को देखकर सोनम भाभी और अर्पिता बोली, वह क्या लग रही है तू, सच में इतना तो हमारी दुल्हन रानी भी नहीं लग रही जितना तू लग रही है। आद्या बोली, क्या है आप लोग आज भी नहीं, मुझे छोड़ो, आप लोग चलो दुल्हन को लेकर चलते हैं। आद्या जाने कोई, तभी पीछे से सोनम भाभी बोली, सच में आधे आप बहुत प्यारी लग रही है, चलो किसी की नज़र ना लगे, आपको कल तिलक लगाते हैं। ऐसा करके चुपचाप आद्या के कान के पीछे काला टीका लगा दिया और आद्या ने यही चीज़ मुदिता के साथ की ताकि मुदिता को भी नज़र ना लगे। सभी लोग धीरे धीरे करके दुल्हन के साथ स्टेज की तरफ आने लगे। मुदिता बहुत प्यारी लग रही थी। धीरे धीरे करके मुदिता के कदम स्टेज की तरह पड़ने लगे। सजल जो स्टेज पर बैठा हुआ था, आद्या के साथ आई हुई मुदिता को देखकर मन ही मन बोला, बहुत सुंदर लग रही है मेरी होने वाली बीवी। मुदिता को स्टेज पर पहुंचने के लिए सजल ने अपना हाथ देकर आगे ले गया। दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। वरमाला पहनाने के बाद सभी लोग दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने लगे। दादी दादू ने सबसे पहले आशीर्वाद दिया, इसके बाद मीरा जी और उदयवान जी ने, फिर इसके बाद आशीर्वाद का सिलसिला आगे बढ़ गया और सब लोग आशीर्वाद देने लगे। इसी में कब टाइम निकलेगा पता ही नहीं चला। अभी फेरों का टाइम 11 बजे का था, थोड़ा ही टाइम बचा था तो मृत्युंजय ने बोला कि अब जल्दी करो, पैसे बहुत टाइम निकल चुका है, इससे पहले कि फेरों का टाइम हो मुदिता और सजल को खाना खिलाओ। मृत्युंजय ने इतना और आसपास के लोग उसके कहने से उसके ओरे को देखने लगे। उसकी दमदार पर्सनैलिटी के आगे कोई कुछ बोल नहीं सका। आद्या मुदिता और सजल को लेकर के आए और एक तरफ लाकर के उनके लिए खाने की प्लेट लेकर आए। सजन और मुदिता खाना खा चुके थे। खाना खाने के बाद सीधा उनको मंडप के नीचे ले जाया गया। मंडप के नीचे ले जाने के बाद एक एक करके सारी रस्में होने लगी। मुदिता धीरे धीरे करके सजल की होने लगी। धीरे धीरे फेरों का समय हुआ। फेरे होते होते सिंदूरदान हुआ। सिंदूरदान होने के बाद ही आधा ने मुद्दा के पैरों में बिछिया पहनाए और इसके बाद उनकी शादी संपन्न हुई। शादी बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी हुई। मुदिता तो अब धीरे धीरे भावुक होने लगे क्योंकि शादी पूर्ण हो चुकी थी। दूसरी तरफ मृत्युंजय शादी होते ही मंडप के नीचे से कहीं दूर चला गया था क्योंकि आज उसे अपनी मां की बहुत याद आ रही थी। आज उसकी बहन भी उसे छोड़कर अपनी ससुराल चली जाएगी। हालांकि उसने मुदिता को कभी स्पेशली टाइम नहीं दिया पर फिर भी वह मुदिता को बहुत प्यार करता था। मुदिता और कनक दोनों को वह बहुत प्यार करता था लेकिन कभी दिखता नहीं था। आज उसकी एक बहन उसे छोड़कर बहुत दूर चली जाएगी। मृत्युंजय बहुत भावुक हो रहा था लेकिन अपने भाव चेहरे पर नहीं आने देता था। दूसरी तरफ शिवाय और पुलकित हो तो अपनी उत्तरी शकल कर ले करके ऐसे बैठे हुए थे जैसे उनका सब लुट चुका हो। धीरे धीरे सुबह का टाइम हुआ और विदाई होने का टाइम भी आ गया। सब लोग भावुक होने लगे थे क्योंकि आज घर की लाडली बहुत दूर जा रही थी। शादी करके मुदिता को देश छोड़कर के दूसरी जगह जाना था। मुदिता को दादी के रूम में बिठा दिया गया था। आद्या सोनम भाभी और अर्पिता के साथ बाकी की रस्म कर रही थी। मृत्युंजय अपने आप को रोककर मुदिता के पास जाना चाह रहा था पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। धीरे धीरे अब सब लोग विदाई के लिए इकट्ठा हो रहे थे। मुदिता के पास मीरा जी और दादी माया जी और शांति बुआ और सभी औरतें बैठी हुई थी। मुदित धीरे धीरे करके रोने लगी। उसको रोते देख मीरा जी खुद को रोक न सके, वो जोर से रोते हुए बोली, दीदी मैंने आपकी छोटी सी मुदित को आपका प्यार देने की पूरी कोशिश की और आज आपका दिया वचन पूरा करके उसको विदा कर रही हूँ।
दीदी आपकी लाडो अपने ससुराल जा रही है। मीरा के ऐसा कहते मुदीता भी जोर जोर से रोने लगी। उसके रोते ही मीरा जी भी बहुत रोने लगी। माया भी मुदित को देख रोने लगी क्योंकि वो भी मुदित को बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो भी बहुत भावुक हो गई। धीरे धीरे आसपास सभी लोग भावुक हो गए। बाहर हाल में बैठे उदयभान जी भी बैठे बैठे रोने लगे। उनके आंसू आंखों से बहने लगे। मुदीता का रोना बढ़ता ही जा रहा था। उसके रोने की आवाज से पुलकित और शिवाय अपने आप को रोक न सके और सभी औरतें के बीच से निकलकर दोनों ही मुदीता के गले लगकर रोने लगे। तीनों आपस में गले लगे हुए रोने लगे। कनक गेट के पास खड़ी होकर रो रही थी। उसको रोता देख मुदीता ने रोते रोते उसे बुलाया। कनक भी मुदित से चिपक कर रोने लगी। वहां का माहौल बहुत भावुक कर देने वाला हो गया था। सभी लोग अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। सोनम भाभी पास खड़ी आद्या को देखकर बोली, दीदी जाए अपने भाभी होने का फर्ज निभाए और आंसू पोंछकर उनको संभालिए। आद्या की आंखों से भी आंसू बह रही। वो भरे गले से बोली, भाभी मुझसे नहीं होगा। क्यों हम लड़कियों को अपना घर छोड़कर किसी दूसरे के घर जाना होता क्यों? आद्या कहते कहते अपनी भाभी के गले लगे गई। वही सब लोग मुदित को चुप करवाते हैं, शिवाय और पुलकित को भी समझाकर उनको चुप करवाते हैं। दादी आद्या को पास बुलाती हैं। आद्या मुदित के आंसू पोंछकर बोली, रोते नहीं है मुस्कुरा कर जाते हैं। मुदीता रोते रोते बोली, भाभी जय भैया कहाँ है, वो क्यों नहीं आ रहे? मुदीता इतना बोल ही रही थी कि बाहर से आवाज आई, अरे दुल्हन को बाहर लाओ, विदाई का समय हो गया, अब समय निकला जा रहा है। तभी दादू जोर से जय को आवाज लगाकर बोले, जय विदाई का टाइम हो गया है, अपनी बहन डोली निकाल। जय जो बाहर बैठा था सबसे अलग और जो मुदित की आवाज से बहुत कमजोर हो रहा था, वो अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए वो सबसे अलग बैठा था। दादू की आवाज सुनकर जय अपने आप को मजबूत करके उस रूम की तरफ गया और बिना किसी भाव के मुदीता के पास गया। जय को देखकर मुदीता जोर जोर से रोने लगी। जय ने अपनी मुठियां बीच ली थीं। उसके चेहरे पे किसी तरह के भाव नहीं थे। जय ने मुदित को देखा और उसके सिर पे हाथ फेरकर बहुत आराम से प्यार से बोला, डोंट क्राई, आई एम ऑलवेज विद यू। आगे तो जय से कुछ बोला ही नहीं गया। जय को दादी और बाकी सभी लोगों ने मुदीता को बाहर लाने को कहा। जय अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखकर आद्या को अपनी बाहों का सहारा देके उसे उठाया और रूम से बाहर ले जाने लगा। आद्या भी जय के साथ साथ चलने लगी। आद्या इस टाइम जय के मनोभावों को अच्छे से समझ रही थी। वो अच्छे से महसूस कर रही थी जय किस मनोदशा से गुजर रहा है। जय के साथ साथ सभी लोग चलने लगे। मुदीता का रोना बढ़ता ही जा रहा था। घर के बाहर बहुत ही सुंदर तरीके से मुदीता की गाड़ी को सजाया गया था। मुदीता सभी से गले मिल रही थी। आद्या और सोनम भाभी ने विदाई को रस्म पूरी करने के लिए उसके हाथों से गेट के दोनों तरफ हल्दी की छाप लगवाए। मीरा जी, दादी और माया जी सभी मुदीता को गले मिल रही थी। मृत्युंजय पास खड़े सजल के पास गया और बहुत ही गंभीर होकर बोला, मेरी बहन को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ और इसलिए उसकी शादी तुमसे की उम्मीद करता हूँ। जो प्यार उसे इस घर में मिला वही वहाँ मिले। उसे कभी किसी भी चीज की कमी मत होने देना और कभी कोई गलती कर दे तो उसकी गलत मुझे बताना, पर उसे कुछ मत बोलना। उसकी आंखों में आंसू मत आने देना। सजल मुस्कुरा के जय के कंधे पे हाथ रखकर बोला, चिंता मत कर, तूने भरोसा किया है, तेरा भरोसा कभी नहीं टूटेगा। और साला तो बाद में बना है, तू पहले मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वो ही हमेशा रहेगा। और अब जाकर मुदित को समझा, ज्यादा परेशान मत हो, वो जब चाहेगी तब यहाँ आ जाया करेगी। जय मुस्कुराकर आगे बढ़ा और मुदीता के सिर को प्यार से सहलाकर बोला, चले अब। मृत्युंजय मुदित का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बिठाया और उसके सिर पे हाथ फेरकर बोला, खुश रहना। मुदीता भरी आंखों से बोली,
भैया भाभी आपसे बहुत प्यार करती है, उन्होंने पहले ही बहुत कुछ झेला है, अब उनको खुश रखना और उनको आप रोने मत देना और कभी उनका भरोसा नहीं तोड़ना। वो आपको अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती हैं, तो उनको कभी दुख मत देना और मम्मा पापा के साथ भी अब आप टाइम देने की कोशिश करना, रिश्तों की नई शुरुआत करना। जय ने गर्दन हिलाकर हाँ कहा। इतने में मीरा जी और उदय भान जी आए और आखिरी बार मुदित को गले लगकर विदा के रहे थे और जाते जाते उसे खुश रहने की दुआ दे रहे थे। सब लोग आज एक करके मिल रहे थे। सबसे लास्ट में आद्या आई और बोली, मुदिता खुश रहना और वहाँ सबको जल्दी ही अपने प्यार से जीत लेना। लड़कियों को सब जीतकर सबका ध्यान रखकर आगे बढ़ना होता है, तभी परिवार जुड़ा रहता है। आद्या की बातें सुनकर मुदित भावुक होकर बोली, भाभी आप बहुत अच्छी ही अपने सबका सोचा, फिर भी आपके साथ शुरू में बहुत बुरा हुआ। लेकिन भाभी भैया के बारे में आप जानती हो न, उनका गुस्सा ही बुरा है, बाकी वो अपना प्यार कभी किसी को जताते नहीं पर सबका ध्यान रखते हैं। आप भाभी उनका ध्यान रखना और उनका और भी ज़्यादा प्यार और केयर देना, और भाई को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली के बीच रखने की कोशिश करना। आद्या मुदिता का हाथ थमकर मुस्कुरा कर बोली, चिंता मत करो। मुदिता विदाई से सब भावुक हो गए थे और नम आंखें से सभी ने मुदित को विदा कर दिया था। जय अपने कमरे में आ गया था, उसके हाथों में एक तस्वीर थी जिसको देखकर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आगे का भाग नेक्स्ट वीडियो में। कहानी कैसी लग रही कमेंट तो कर दिया करो।